हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए और बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो जल्दी से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका मेन कोर्स है ना, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ से आपके टॉपिक वाइज क्लासेस चलने वाली हैं। तो चलिए भाई, एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे सेल, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, बात करते हैं हम यहाँ से। लास्ट क्लास में 3 क्लासेस हमने जो पढ़ी थी, वहां पे हमने देखा था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बेसिक्स में बेहतरीन चीजें हमने देखी थी जो कि आपको पूरे के पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं आने वाली हैं, है ना। तो उनके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं जो एक तरह से आपको पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो ये चीज क्या होती है। ठीक है भाई, अब यहां से देखेंगे जो आपका एक तरह से कह सकते हैं जो मेन आपका सिलेबस है, उस आधार पर जो आपको पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज यहां से चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है आपका सेल, जिसको कोशिका कहा जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहां से देखेंगे हम सेल के बारे में, और सेल के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सेल की जब आप बात करते हो तो एक चीज आपके ख्यालों में आती है, या एक चीज दिमाग में आती है कि सेल वो छोटी से छोटी या न्यूनतम इकाई है जिसको हम देखते हैं कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में पढ़ते हैं, है ना। तो इसकी कहानी की तरह एक तरह इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसमें जो भी लिखना है वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सेल की जब आप बात कर रहे हो भाई, है ना, सेल की जब आप बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आती हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि सेल की खोज किसने की थी, है ना। सेल की खोज किसने की थी? अगर हम बात करें शुरुआती दौर पर तो क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आता है रॉबर्ट हुक, है ना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आता है रॉबर्ट हुक, और इनको कहा जाता है किसके लिए, इनको जाना जाता है बेसिकली किसके लिए, तो कहेंगे ये जाने जाते हैं सेल की खोज के लिए। ठीक है भाई, तो शुरुआती तौर पर भाई सेल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि इसकी खोज किसने की थी, है ना। कहां पर ये देखी गई थी, किसके द्वारा देखी गई थी? तो शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है। और रॉबर्ट हुक ने देखा था कि कुछ ऐसे कंपार्टमेंट इनको दिखाई दिए थे। अच्छा, एक चीज और जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सी सेल खोजी गई थी। तो ये बताएंगे कि रॉबर्ट हुक के द्वारा एक डेड सेल की खोज की गई थी। क्या कहेंगे, एक निर्जीव कोशिका थी, और उसके बारे में अभी आगे देखते हैं। ठीक है, सेल की बात करते हैं तो बिल्कुल रॉबर्ट हुक का नाम आता ही आता है सबसे पहले। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो देखा था वो क्या कहा था कि ये कैसी दिखाई देती हैं, एक तरह से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छोटे छोटे कक्ष दिखाई देते हैं। इस आधार पर देखिए, ये एक कॉर्क सेल है जिसमें इन्होंने खोज की थी। ठीक है, ये एक क्या है, कॉर्क सेल है। सबसे पहले इन्होंने देखा था कॉर्क सेल को, जिसको कहा जाता है क्या, तो कहेंगे ये एक तरह का कॉमर्शियल कॉर्क है, कॉमन बॉटल कॉर्क भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि ये कॉर्क सेल है। सबसे पहले इन्होंने डेड सेल की खोज की, और इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है। कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता है। छोटे 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 कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं कंपार्टमेंट को इन्होंने ऐसा देखा था, है ना, ऐसा कुछ बने होते हैं ये, जैसे आप देख सकते हो, है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्या हैं, कंपार्टमेंट आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इन्हीं कंपार्टमेंट को देखकर इन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा एक तरह से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जैसे कि आपके घर में, है ना, आपका घर में अलग अलग क्या है, अलग अलग रूम आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया था। क्लियर भाई?
क्या कहेंगे, सबसे पहले खोज हुई थी तो किसकी खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था कॉर्क सेल को। और इन्होंने देखा था कि सेल का जो स्तर है, यह सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक बंद कमरे की संरचना की तरह है और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह दिखाई देता है। ये आप देख सकते हो, है ना, एक छोटा कंपार्टमेंट फिर एक छोटा कंपार्टमेंट। तो ऐसे कंपार्टमेंट से मिलकर पूरा का पूरा एक क्या है, पूरा का पूरा एक टिश्यू बनता है। और ये जो आप ग्रेड पढ़ते हो, जब हमने बेसिक्स पढ़ाया था तो वहां पर भी देखा था, आप सेल को आगे जाके जब क्या है इकट्ठा होते होते तो आप एक चीज पढ़े थे, सेल की बात करते हैं तो सेल से क्या है, सेल आपस में मिलकर क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, है ना। फिर ऑर्गन आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो ये चीज हमने देखी थी। अब अगर यहीं से उल्टा जाए, जैसे हम अपनी बॉडी में बात करें, है ना, यदि हम अपनी बॉडी में बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में मान लीजिए क्या है, एक सेल को आप ले लो या एक ऑर्गन को ले लो। ऑर्गन जैसे कि मान लो लीवर ले लो या स्टमक ले लो, है ना, बहुत सारे, चूंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे और उन ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन आपको रिलेट करके मिलेंगे, है ना। चाहे आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो, चाहे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करो, अलग अलग आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। और उन ऑर्गन सिस्टम में जो अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट हैं वो भी अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सबका जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो डेफिनेटली सेल है, लेकिन अलग अलग टाइप की सेल आपको उसमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप लीवर की बात कर रहे हो, लीवर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हिपैटोसाइट सेल्स की बनी होती हैं और उन हिपैटोसाइट सेल्स में आप देखते हो उनका मेन काम क्या है, बाइल प्रोडक्शन करना, है ना। क्या करती हैं तो वो कहेंगे पित्त रस का निर्माण करती हैं और वो जाके क्या है, पाचन में सहायक होता है। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि सेल की बात हो रही है तो सेल पे आते हैं वापस से। सेल में हमने देखा कि आपको ऐसे कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं और ये कंपार्टमेंट आपस में लगे हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। भाई सेल की बात करते हैं तो कुछ चीजें आपके दिमाग में आती हैं कि सेल कितने टाइप की होती हैं, है ना। सेल की जब आप बात करते हो कुछ चीजें आपके दिमाग में सीधे सीधे आती हैं कि मैम सेल की तो बात हो गई, लेकिन सेल ऐसे कहाँ कहाँ हम ढूंढेंगे, है ना, कहाँ कहाँ आपको किस किस टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। तो बेसिक चीज ये है कि भाई कितना भी आप अलग अलग क्या है कॉम्प्लेक्स जीव पढ़ो या फिर नॉर्मल जीव पढ़ो, वहां पर अगर एनिमल्स में बात करें तो आपको एनिमल सेल देखने को मिलेगी, प्लांट में बात करें तो प्लांट सेल देखने को मिलेगी, और उसके अलावा अगर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वहां पर आपको क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी और वो सिंगल सेल आपको देखने को मिलती है। तो यही 3 प्रकार की सेल हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आपकी एनिमल सेल है, ये आपकी प्लांट सेल है और ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है जिसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या है, अलग अलग जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। जैसे कि आप टेक्सोनॉमी पढ़ते हो, वहां पर हमने क्या किया है, 5 जगत में सारे के सारे जीवों को डिवाइड कर दिया है और उन 5 जगत में हम पढ़ते हैं। जैसे कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को हम मोनेरा के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोटिस्टा में हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फंगस में हम सारे के सारे फंजाई पढ़ते हैं। देन हमने अपनी सुविधा अनुसार सारे के सारे प्लांट्स को कहां पर रख दिया है, प्लांटी में रख दिया है, और सारे के सारे एनिमल्स को हमने एनिमेलिया के अंतर्गत रख दिया है। वो इसलिए ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो ये चीज आप देखते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ चीजें बेसिक समझते हैं, ठीक है, अभी लिखेंगे भी। तो ये थोड़ी सी कहानी हम पहले समझ लेते हैं कि भाई कहानी है क्या, है ना। सेल की अगर बात कर रहे हैं तो पहले ये समझेंगे कि सेल की कहानी है क्या। तो देखो भैया, सिंपल सी बात यह है कि जब हम सेल की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है, मैम ने 3 टाइप की सेल बताई आपको। अब 3 टाइप की सेल में हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी प्रोकैरियोटिक है, कौन सी यूकैरियोटिक है ना। यूकैरियोटिक में भी कौन सी प्लांट सेल है, कौन सी एनिमल सेल है, हम कैसे पहचानेंगे। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि आप प्लांट सेल में बात करोगे, प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा भाई प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। अब
फोटोसिंथेसिस के लिए उनको चाहिए क्या, तो उनको क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको केवल और केवल कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये केवल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है इस आधार पर। उसके अलावा जैसे एनिमल सेल में आप बात करोगे कि मैम एनिमल सेल को फिर कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर भी एनिमल सेल में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो केवल और केवल आपको एनिमल सेल में ही देखने को मिलते हैं। ये अभी आगे जब हम डिटेल्स में बात करेंगे तो वहां देख लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर सबसे पहले बेसिक चीज से स्टार्ट की जाए तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर पहले हमें पता होना चाहिए, है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं भाई। प्रोकैरियोटिक में तो आपकी क्या आ जाएगी, बैक्टीरियल सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक में हम सीधे सीधे कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, आपको सारी की सारी जो बैक्टीरियल सेल हैं, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल। अच्छा, बैक्टीरिया में भी आप देखते हो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं, है ना। उसमें भी आप आर्की बैक्टीरिया में देखते हो तो आर्की बैक्टीरिया में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, एसिडोफिल्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के। आप जब डिटेल्स में पढ़ोगे तो उसकी बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम एक कहानी की तरह समझ रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है ना। एक्चुअल में हम समझ किस चीज के बारे में रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर कैसे पहचानेंगे, है ना। तो आप सीधी सी बात है, एक कहानी की तरह इमेजिन करिए। आप अपने घर को इमेजिन करिए, है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी क्या है, बाहर रह रहे होंगे, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कहेंगे कि हम अगर अपने घर को देखें, है ना, जैसे कि अगर आप बात करते हो शुरुआती दौर पर क्या होता है, जब कोई बच्चा बाहर आता है तो वो क्या है, बहुत सारी ऐसी संघर्ष वाली चीजें क्या है देखनी पड़ती हैं। और वो कहाँ पर, जैसे हॉस्टल लाइफ बोलते हैं। क्यों भाई, हॉस्टल लाइफ में आके क्या होता है, बहुत सारे ऐसी संघर्ष वाली चीजें देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि घर पे थे तो सारी चीजें व्यवस्थित मिल जा रही थी, है ना। और घर पे व्यवस्थित होने का मतलब था कि वहां पर अलग अलग चीजें अलग अलग जगह व्यवस्थित थी। हमें पता चल रहा है कि हमें खाना चाहिए तो हम कहाँ गए किचन में, वहां पर देखे मम्मी ने बना के रखा था, उठाया वहां से लेके चले आए, है ना। लेकिन अब चूंकि हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं तो वहां पर हमको देखना पड़ रहा है कि खुद मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों भाई, वहां हॉस्टल लाइफ में क्या हो रहा है कि खुद मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी हॉस्टल लाइफ बिता रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर वाली लाइफ बिता रहे होंगे, तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। तो भाई सिंपल सी बात यह है, समझना हमको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के है। तो प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं तो आप चीज देखो कि आप ऐसे रह रहे हो जहां पर क्या है, आपको सिंगल कंपार्टमेंट है और वहीं पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे कि आप घर में बात करो, यूकैरियोट की जब बात करते हैं तो आप पूरा का पूरा एक घर ले लो, और घर में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग कंपार्टमेंट है ना। लिविंग रूम अलग होगा, बेडरूम अलग होंगे, किचन अलग होगा, वॉशरूम अलग होगा। तो वो क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। और उन सारे कंपार्टमेंट का एक चीज होगा कि आप समझ पाओगे कि अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग काम देखने को मिलेंगे, है ना भाई, अलग अलग काम देखने को मिलेंगे। किचन में आपको देखने को मिलेगा वहां खाना बन रहा है ना। लिविंग रूम में कोई मेहमान आ गए हैं, उनको बिठाया जा रहा है, मम्मी से बोला गया है मम्मी चाय बनाइए, है ना। और आप पता चले आपका बेडरूम है, वहां पर क्या है, कोई बैठ के टीवी देख रहा है। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पर देखते हो, ये एक व्यवस्थित घर पे देखते हैं। और यही व्यवस्थित घर की अगर बात करें तो ये व्यवस्थित वाला जो पूरा का पूरा एक तरह से क्या है, अरेंजमेंट होता है, वो आपको देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग कंपार्टमेंट देखते हो, है ना। किचन एरिया अलग है, किचन एरिया मतलब कि आपका क्लोरोप्लास्ट अलग है जहां पर फूड बन रहा है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट फूड बना रहा है तो क्या है, फूड को कहां पर, पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, है ना। तो ट्रैफिक पुलिस वाला काम जो आप पढ़ते हो, वो गोल्गी अपरेटस जैसे आप देखते हो, वो अलग कर रहा है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, वो अपना अलग काम कर रहा है ना। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। और एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग
जैसे कि आप अपने घर में देखते हो कि क्या होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि किचन की दीवार क्या है बाथरूम की दीवार से लगी हुई है। अब ये कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि मैम हमारे घर में तो ऐसा है कि एक ही दीवार है बीच में, है ना, तो इसको अंतर कैसे करें। तो देखो भैया, सीधी सी बात है, जब आप एक कंपार्टमेंट की बात करते हो तो आपको मान लो एक कमरा है ना, तो कमरा में आप चारों दीवारें क्या है आप बंद करोगे ऐसे, तो वो चारों दीवारें क्या है एक कमरे की कहलाएंगी। वैसे ही आप देखते हो किसी भी सेल ऑर्गेनेल के अंदर आपको क्या है एक पूरा का पूरा कंपार्टमेंट बंद मिलेगा। जैसे कि आप क्लोरोप्लास्ट की बात करते हो, क्लोरोप्लास्ट में आप देखते हो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बाहर से 2 मेम्ब्रेन लेयर से घिरा हुआ होता है और अंदर उसके सारे के सारे प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे कि किचन एरिया की बात कर लो, है ना भाई, ये चारों तरफ से आपका घिरा होगा किचन एरिया, और यहाँ पर अंदर आपकी मम्मी, है ना, दीदी जो भी होंगी, है ना, वो खड़े होके खाना बना रही होंगी, बैठ के खाना बना रही होंगी। तो ये कंपार्टमेंट आप देखोगे वैसे ही सेल के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर बात हो गई, जैसे कि आप बात कर रहे हो सेल ऑर्गेनेल की, है ना, ये क्या चीज होते हैं। अब ये नया तूफान कौन सा आ गया, सेल ऑर्गेनेल। मैम तो अभी आप सेल बता रही थी, अब सेल ऑर्गेनेल कौन सी चीज आ गई। तो भैया सेल के अंदर जो छोटे 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 कंपार्टमेंट होते हैं उनका अलग अलग विशेष रूप से काम होता है, और वो अलग अलग काम करते हैं किसके लिए, तो अलग अलग काम करते हैं पूरी सेल को बैलेंस रखने के लिए, है ना। जैसे आपके घर में काम होता है अलग अलग सब जगह, और वो पूरा घर संचालित रूप से चलता रहे उसके लिए क्या है, किचन में खाना बन रहा है ना, पता चल रहा है कि आपका बाथरूम है वहां पर भी पानी आना चाहिए, है ना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई टीवी लगी है तो टीवी भी चलनी चाहिए। तो वो सारे काम आपके होते रहते हैं कंटिन्यू, तब घर की व्यवस्था कंटिन्यू चलती रहती है। अगर कोई भी काम कहाँ पर गड़बड़ हुआ तो वो क्या है, वो फिर क्या होगा, वो पूरे के पूरे पूरे के पूरे घर को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो वैसे ही सेल के अंदर यदि काम चल रहा है, प्रॉपर काम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक भी सेल ऑर्गेनेल काम करना बंद किया, है ना, तो उसकी क्या है, उससे क्या है पूरे सेल के अंदर पूरे घर के अंदर एक अव्यवस्था फैलने लगती है। जैसे कि आप बात करते हो, अगर हम बात करें प्लांट सेल में, है ना, जैसे हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में मान लो क्लोरोप्लास्ट का कह दिया। जैसे कि आप में से आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैम इतनी ठंडी पड़ रही है ना, सुबह सुबह उठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों भाई, कहेंगे सुबह सुबह उठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्यों भाई। तो वही बात है कि मान लो किसी दिन आपकी बॉडी के किसी अंग ने कह दिया कि भाई मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है और मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है ना। आपका हार्ट किसी दिन सुबह सुबह आप उठे हो, है ना, और आपका हार्ट ये कह दे कि भाई साहब बहुत हो गया, हम इतना काम करते रहते हैं 24 घंटे आपके लिए, मेरा आज मन नहीं कर रहा है कि मैं काम करूं, है ना, तो निपट जाओगे आप। तो वैसे ही सेल के अंदर अब देखो, मान लो हार्ट की बात कर रहे हो, हार्ट में आपको क्या है बेसिक इकाई, वहां पर भी आपको सेल देखने को मिलेगी। अगर हार्ट की एक भी सेल ने काम करना बंद कर दिया तो उससे क्या होगी, अव्यवस्था होगी पूरी की पूरी, है ना। अव्यवस्था का मतलब है कि भाई डिसीज होगी या फिर डिफेक्ट होगा, बीमारी होगी, वो सारी चीजें ह्यूमन बॉडी में आपको वो देखने को मिलेगा। अगर सेल के बेसिस पे बात करें तो भाई अगर किचन एरिया वाला मान लो क्लोरोप्लास्ट ने क्या है काम करना अगर बंद कर दिया, तो ये सारे की सारी चीजों को क्या है इफेक्ट करेगा, है ना। सारी की सारी चीजों को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। और इस आधार पर आप कहोगे कि मैम अगर ये मान लो एक सेल ऑर्गेनेल ने काम करना बंद कर दिया तो क्या इसका असर पूरे के पूरे सेल बॉडी में पड़ेगा, या क्या इसका असर पूरे के पूरे सेल में पड़ेगा। तो कहेंगे बिल्कुल पड़ेगा, है ना। वो ऐसे कि जैसे मान लो आपके घर में टीवी लगी है ना, गेस्ट रूम में टीवी लगी है, और सुबह मम्मी क्या करती हैं, पापा को चाय देती हैं, पापा चाय नाश्ते के साथ क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हुए टीवी भी देखते रहते हैं, और आप क्या है, आप बाहर से आते हो तो कहते हो कि भाई हमको खाना खाना है, मम्मी खाना लाइए, आवाज लगाते हैं मम्मी खाना लाइए, और हमको बैठ के क्या है टीवी के सामने बैठ के खाना खाना है। अब मान लो टीवी का कनेक्शन खराब हो गया, है ना, टीवी का कनेक्शन ही खराब हो गया, तो क्या होगा कि पापा सुबह सुबह अखबार तो पढ़ेंगे, है ना,
चाय नाश्ता तो करेंगे लेकिन कुछ तो अधूरापन रहेगा, तो वो कहेंगे अरे भाई टीवी नहीं चल रही है आज, है ना, लाओ इसको ठीक करवाओ पहले, है ना। तो देखो उनका ना खाने में ध्यान है, ना क्या है अखबार पढ़ने में ध्यान है, ध्यान किस चीज में है कि भाई टीवी नहीं चल रही है। आप कहोगे कि मम्मी ने नाश्ता तो ठीक बनाया है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, क्यों? क्योंकि मुझे आदत है टीवी देख के खाने की। जैसे कि आजकल के बच्चों में बहुत हो रहा है ना, मैक्सिमम माता पिता करते क्या है कि उनको काम में इतना उलझे हैं या किसी और चीज में इतना उलझे हैं, तो वो क्या करते हैं, फोन दे देते हैं बच्चों को, है ना भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फोन दे दिए कि लो भैया खाते रहो। और मैक्सिमम ये होता है, मैंने बहुत लोग को देखा है कि खिलाते टाइम बच्चे को खास करके वो फोन दिखाते हैं, स्क्रीन दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है किसी छोटे बच्चे के लिए। तो स्पेशली जितना स्क्रीन टाइम कम होगा उतना अच्छा है। तो ये तो बेसिक चीज हो गई, है ना। खैर आप लोग समझदार हैं, कहेंगे कहाँ जा रही हैं मैम, हम सब वही देखते हैं और आप भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, तो क्या आपको भी देखना बंद कर दें, है ना। अभी कुछ ज्ञानी लोग आएंगे, कहेंगे मैम आप भी तो स्क्रीन पे ही दिखाई दे रही हो, आपको देखना बंद कर दें। तो भैया पढ़ाई वाली चीजें देख लो, है ना। उसके अलावा जो आप दिन भर रील स्क्रॉल करते हो वो कम कर दो। चलिए अच्छा, कहाँ थे भाई हम, चलो सेल की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये बात हो रही थी कि भाई एक चीज अगर क्या है, एक चीज अगर काम करनी बंद करती है तो उससे पूरा का पूरा सेल का एनवायरमेंट या सेल के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो खराब होंगी। ठीक, तो ये बात हो रही थी हमारी यूकैरियोटिक सेल की। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग कंपार्टमेंट हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब अलग अलग कमरे में आपको सुव्यवस्थित व्यवस्था देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई हमारे घर वाली, है ना, घर की बात हो गई। अब अगर हम अभी वाली लाइफ की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी जो हॉस्टल वाली लाइफ है वो भैया किसको शो करती है, तो वो है प्रोकैरियोटिक लाइफ। क्यों भाई, हमारी जो हॉस्टल वाली लाइफ है वो है प्रोकैरियोटिक लाइफ। इसमें कोई अलग से कंपार्टमेंट नहीं है, एक ही रूम है, एक ही रूम में खाना भी बनाना है, उसी रूम में पढ़ना भी है, उसी रूम में सोना भी है ना। वो सारी चीजें आपको एक ही रूम पे करनी पड़ रही है। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ऐसा देखने को मिलता है, जहां पर आप देखते हो कि एक ही सेल के अंदर यहीं पर खाना भी बन रहा है ना, यहीं पर सारा का सारा क्या है पता चला मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। जो भी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें एक सेल के अंदर होनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अलग से कोई भी कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल अलग से आपको देखने को नहीं मिलता है। तो भाई इतनी कहानी समझ में आ गई। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई बेसिक्स की कि आपने देखा कि सेल की बात हो रही थी, तो सेल में आपने देखा दो टाइप की जनरली सेल हम पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, अभी कुछ लोग कहेंगे कि मैम लिखवा नहीं रही हैं, अभी आप कहानी सुन लीजिए एक बार, उसके बाद हम लिखना चालू करेंगे तो लिखेंगे ही सिर्फ, ठीक है। आप ये बेसिक्स जो है इसको आप एक समझ लीजिए, एक समझ आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और एक चीज होती है कि जब आप समझ के पढ़ते हो ना तो इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप वो चीजें ध्यान रखिएगा कि ये जो बेसिक्स वाला, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ लोग बाद में वीडियो देखते हैं ना तो ये करते हैं कि अच्छा 22 मिनट तक मैम ने क्या है इंट्रोडक्शन वाला बताया था तो इसको स्किप कर देते हैं। भाई स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखनी है। और ध्यान दीजिएगा, जितना आप क्या है, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, मतलब बायोलॉजी को आप ऐसे पढ़ो, आप, मैं एक चीज बताऊंगी आपको, जब क्लास आप पढ़ रहे होते हो और जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी लाइव भी हैं, तो लाइव वाले बच्चे जब पूरा क्या है इंटरेक्शन हो रहा है, बातें हो रही हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, तो वो इंटरेस्टिंग लगता है ना, आप फील करते हो कि अच्छा ऐसा होता है, ये चीज होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल पढ़ना है, कोई भी चीजें स्किप नहीं करनी है। और ये जो कहानी बताई जा रही है ना, तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आप रिलेट करते हो कि अच्छा ये तो हमारे घर की बात हो रही है ना, ये तो हम जानते ही है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही बात हो रही है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल डेफिनेटली पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है भाई। तो चलो हम बात कर रहे थे कि क्या है, कॉर्क सेल की सबसे पहले खोज हुई थी। अच्छा, यहां पर हमने देखा कि रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, कॉर्क सेल की खोज की थी। अब यहां पर एक चीज होती है कि ये क्या है, ये थी डेड सेल, है ना भाई, ये क्या थी, डेड सेल।
खोज तो हो गई, इन्होंने बता तो दिया कि क्या है, ये क्या है, एक सेल है, इन्होंने सेल नाम रख दिया। और सेल आया कहाँ से है, सेल वर्ड की अगर बात करते हो तो इसकी ओरिजिन जो हुई है वो सेला वर्ड से हुई है, आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। सेल की जो ओरिजिन हुई है वो किस शब्द से हुई है, तो कहेंगे सेला वर्ड से इसको ओरिजिनेट किया गया है। अब भाई कॉर्क की बात हो गई, लेकिन अब एक चीज आती है कि ये कैसी सेल थी, ये डेड सेल थी। उसके बाद एक बहुत ही क्या है, ऐसे साइंटिस्ट का नाम आता है जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो ये कॉर्क सेल की बात हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनको आप पढ़ते हो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई क्या है, आपने क्या है भाई, आप बात कर रहे हो कॉर्क सेल किसने देख ली थी, तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल देख ली थी। लेकिन कॉर्क सेल के बाद ये था कि ये क्या है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की कैटेगरी मतलब कि ये डेड सेल है। उसके बाद एक साहब आते हैं जिसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और इन्होंने सबसे पहले देखा था क्या, लिविंग सेल को, ठीक है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या है देखेंगे, इन्होंने सबसे पहले कहां पर लिविंग सेल को देखा था, तो इनके पास क्या था, इनके पास ये, वैसे पता है आपको एक चीज बताते हैं इंटरेस्टिंग सी, इनके पास क्या था, इनके पास एक माइक्रोस्कोप था, ठीक है। इनके पास एक माइक्रोस्कोप था और ये क्या करते रहते थे, ये वैसे तो साइंटिस्ट नहीं थे, ध्यान रखिएगा। लीवेनहॉक एक क्या है, इनकी एक किराने वाली कह सकते हैं ना, किराने वाली एक शॉप थी, वहां पर ये बैठे रहते थे दिन भर, है ना भाई। कोई जैसे कि आप किराने वाली शॉप पे जाते हो तो इतनी भीड़, कभी कभी बहुत भीड़ होती है, कभी कभी नहीं होती है ना। तो ये क्या है, इनको इतना मतलब एक तरह से जिज्ञासा थी कि ये नई नई चीजें खोजते रहते थे, देखते रहते थे। इनके पास एक क्या है, एक कह सकते हैं एक दूरदर्शी वो थी, है ना, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी जो भी कह लीजिए। तो इनके पास एक तरह से एक ऐसा मतलब एक ऐसा इनको वो था कि भाई क्या है, इन्होंने सबसे पहले देखा कि जब बारिश हो रही थी तो वहां पर इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे क्या है, इनके पास जो बताया ना सूक्ष्मदर्शी थी, उससे ये कुछ ना कुछ देखते रहते थे, खोजते रहते थे। इनको ऐसा पढ़ने का या कह सकते हैं कि एक तरह से जिज्ञासा इनके अंदर बहुत थी, देखते रहते थे कि कौन सी चीज क्या है ना। तो इन्होंने देखा कि जब बारिश हो रही है, बारिश में सबसे पहले देखा कि बारिश के पानी के अंदर, या बारिश जब हो रही है तो वहां पर गीली मिट्टी में कुछ ऐसे सबस्टेंस इनको दिखाई दिए जो कि क्या थे, तो वो क्या है, जब सूक्ष्मदर्शी से उनको देखा गया तो वो मूव कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने उसको नाम दिया फ्री सेल, और बताया कि ये एक्चुअल में ऐसे दिखाई दे रहे थे कुछ, ये पानी के अंदर, मतलब बारिश हुई, पानी आया, है ना, पानी के अंदर या फिर मिट्टी में कह लीजिए, तो आप ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे और ये मूव कर रहे थे, बहुत छोटे छोटे से कण थे जो कि मूव कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि भाई ये तो कोई इंटरेस्टिंग चीज है ना, चलो इसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने फिर इस पर रिसर्च की और बताया, अंत में इनको कहा ये जो, अच्छा ध्यान रखेंगे, इन्होंने ऐसा सेल वगैरह नहीं बताया कि ये सेल है, ये क्या है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये क्या है, एनिमल क्यूल, इनको बोला था, है ना, इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, एनिमल क्यूल है। जब लिविंग सेल खोजी गई तो सबसे पहले बताया गया कि ये एक्चुअल में क्या है, तो बताया गया कि ये एनिमल क्यूल है, और ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा बताया गया। उसके बाद और इसमें क्या है, इन्होंने बहुत सारी खोज की, उसके बाद ये बताया गया कि अच्छा ये एनिमल क्यूल ही एक्चुअल में क्या है, लिविंग सेल है ना। तो सबसे पहले अगर सेल की खोज की बात आती है तो ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई, लेकिन वो कौन सी सेल थी, तो बताएंगे कि वो कॉर्क सेल थी, जो कि एक डेड सेल है। और उसके बाद अगर लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल में नाम आता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का, जिन्होंने सबसे पहले कहां पर देखा था, तो आप बताओगे कि जो पानी, बारिश होती है, बारिश के पानी में इन्होंने छोटे छोटे ऐसे जीव देखे और इन्हीं को इन्होंने एनिमल क्यूल कहा। यही आगे चल के डिस्क्राइब हुए एज ए लिविंग सेल। क्लियर है भाई, तो इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद एक चीज और आती है, ये भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद एक चीज आती है सेल थियरी के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक
चीज आती है सेल थियरी के बारे में, और इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक तो है आपके स्लाइडेन और एक है सॉन साहब। ठीक है, ये आपके दो साइंटिस्ट का नाम आता है और इन्होंने बताया था सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी क्या है उसके बारे में आगे डिटेल्स में बात करेंगे। उसी सेल थियरी को एक फिर और क्या है, एक कह सकते हैं और अधिक विकसित रूप दिया था किसने, तो ये रुडोल्फ विर्चू का एक कथन बहुत फेमस है जिसको कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, तो बताएंगे कि इन्होंने बताया था कि जितनी भी एग्जिस्टिंग सेल हैं, अभी जितनी भी सेल क्या है आप पढ़ रहे हो, वो किसी ना किसी सेल से क्या है एराइज हुई है, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एराइज हुई है। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें बहुत सारी ऐसी थियरी पढ़ते हैं, है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी थियरी पढ़ते हैं कि लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ कैसे, तो वो हम पढ़ेंगे जब लाइफ ओरिजिनेशन वाला ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, थियरी है, तो वो कहाँ पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर, है ना, तो वो आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने बताया था ये चीज ध्यान रखेंगे, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जितनी भी प्रेजेंट में लाइव सेल हैं, लिविंग सेल हैं, वो कहीं ना कहीं से पहले से एग्जिस्टिंग थी, पहले से एग्जिस्टिंग न्यू सेल से पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनी है, बस उनका फॉर्मेट चेंज हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं पहले लिविंग थी तभी जाके वो लिविंग है, तो इसका मतलब ये था। तो ये इन्होंने बताया था और इसमें नाम आता है रुडोल्फ विर्चू साहब का, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिक चीज हो गई, इन्होंने बताया था। अच्छा, एक कथन और आता है लुईस पाश्चर का। ठीक है, एक चीज और आती है लुईस पाश्चर की, जो प्रयोग किए थे इन्होंने, उसमें बताया था कि एक्चुअल में लिविंग सेल से ही क्या है, इन्होंने भी सिद्ध किया था एक तरह से कि लिविंग सेल से ही क्या है लाइफ क्या आगे बढ़ी है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए भाई वापस आ जाते हैं हम कहां पर, वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर और देखेंगे सेल के बारे में जिसकी बात कर रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो भाई बहुत कहानी हो गई, अब थोड़ा लिख भी लेते हैं, है ना, थोड़ा लिख लिया जाए। इसमें सबसे पहले बात की थी हमने, देखो भाई इसमें सबसे पहले हमने बात की थी सेल की, तो सेल में आपको बताया गया कि सबसे पहले बात होती है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल की खोज किसने की थी। तो ये सारी चीजें जितनी भी कहानी बताई उसको अब लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए भाई फटाफट से लिखते हैं। सेल की बात की थी, सेल की डिस्कवरी की बात आती है ना। सबसे पहले अगर बात करें डिस्कवरी की, चलो सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी ये बात आती है। तो सबसे पहले अगर बात करें सेल की डिस्कवरी, ये किया था 1665 में, देखा गया था किसके द्वारा, कहेंगे रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में देखा था, है ना। कौन देखे थे, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले 1665 ईस्वी में देखा गया था। कब, 1665 में सबसे पहले देखी गई थी। और ये सेल कौन सी थी तो बताएंगे, ये सेल थी, इसको कहा गया था, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो थी कॉर्क सेल। ठीक है, कॉर्क सेल की डिस्कवरी की थी। और यही कॉर्क सेल क्या है, इसको कहा जाता है, ये कैसी सेल थी तो बताएंगे कि मैम ये सेल थी एक टाइप की, ये एक क्या है डेड सेल थी, ये एक क्या है डेड सेल थी। जितने भी पॉइंट अभी हमने देखे थे, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इन्होंने कॉर्क सेल की खोज की थी। और वो कॉर्क सेल कैसी थी तो बताएंगे कि ये कॉर्क सेल एक डेड सेल थी। और ध्यान रखेंगे कॉर्क को क्या कहा जाता है, तो ये कॉमर्शियल कॉर्क या फिर कॉमन बॉटल कॉर्क के नाम से जाना जाता है। क्यूरस सुबेर इसका साइंटिफिक नेम भी है ना, क्यूरस सुबेर। चलो, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, कॉर्क सेल की खोज की थी। उसके बाद एक चीज और आती है, यहां पर ध्यान रखेंगे, जब आप रॉबर्ट हुक की बात करते हो, रॉबर्ट हुक की बात करते हो, तो इन्होंने बताया था कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देता है। एक कंपार्टमेंट ऐसे क्या है, ऐसे कंपार्टमेंट अलग अलग से दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है कंपार्टमेंट जो क्या है अलग अलग दिखाई देते हैं। और ये आपस में क्या होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। और इनके अंदर आपको ये क्या है, एक तरह से कक्ष ऐसे दिखाई दिए थे। तो इन्हीं को इन्होंने बोला था कि ये क्या है, ये, चलो भाई
ये ऐसे कंपार्टमेंट क्या हैं, अलग अलग से दिखाई दिए थे और इन्हीं कंपार्टमेंट को इन्होंने कहा था कि ये क्या है, एक सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। अलग अलग कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी सेल की। सेल में इन्होंने बताया था कॉर्क सेल के बारे में, जो कि एक टाइप की डेड सेल थी, और डेड सेल में भी कंपार्टमेंट आपको कुछ ऐसे दिखाई दिए थे, है ना। इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया था और ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया था, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है भाई, चलो इनकी बुक की नाम आता, बुक का एक वो आता है, तो ये भी लिख लीजिए। इनकी बुक पूछी जाती है ना। बुक की बात करते हैं। इनकी बुक पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। चलो भाई फटाफट से बता दो कमेंट में सभी लोग, इनकी बुक कौन सी है। चलो पूछी जाती है बहुत बार, बहुत बढ़िया। चलो निकिता गुप्ता जी, बहुत अच्छे। चलिए भाई, हाँ तो और लोग भी कमेंट करिए कौन सी बुक थी। कहेंगे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्या, माइक्रोग्राफिया। ठीक है भाई, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोग्राफिया इनकी बुक का नाम था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ अंजू जी बता रही हैं माइक्रोग्राफिया, बहुत अच्छे। ठीक, तो माइक्रोग्राफिया का इन्होंने क्या किया था, ये इनकी बुक थी। अच्छा, उसके बाद नाम आता है किसका, तो कहेंगे उसके बाद नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। ठीक है, माइक्रोग्राफिया है वैसे ये। ठीक है, ये बुक आपको देखने को मिल जाएगी, माइक्रोग्राफिया। उसके बाद नाम आता है किसका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। इन्होंने क्या बताया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की अभी हमने देखा, इन्होंने बताया था क्या है, डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। इन्होंने क्या किया था, तो कहेंगे, चलो भाई लिख लो, डिस्कवर्ड लिविंग सेल, है ना, लिविंग सेल। सबसे पहले लिविंग सेल की जब बात आती है तो नाम आता है किसका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया था, लिविंग सेल के बारे में बताया था। अगर सन पूछा जाए आपसे, है ना, ईयर की बात हो तो ईयर में बता दीजिएगा। ये बताए थे 1674 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किसने बताया था, तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। उसके बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉक ने, सॉरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल की खोज की थी। और ये कहां पर देखने को मिले थे, है ना, ये इन्होंने खोजा कहां पर था, तो कहेंगे डिस्कवर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन रेन वाटर एंड कॉल्ड देम एज वाइल्ड एनिमल क्यूल, है ना। क्या बताएंगे कि इन्होंने डिस्कवर किया था, चलो भाई लिखे, तो बताएंगे डिस्कवर्ड, इन्होंने खोज की थी किसकी, तो कहेंगे लिविंग सेल की। डिस्कवर्ड रॉड लाइक, और वो कैसे दिख रहे थे, रॉड लाइक, है ना, रॉड के समान दिख रहे थे, रॉड लाइक लिविंग। और ये देखा कहां पर था, रॉड लाइक लिविंग स्ट्रक्चर discovered rod like living structure in rainwater, sorry, in rainwater and called them as, इन्होंने बोला था, इसको क्या बोला था, तो बताएंगे इसको बोला था एज वाइल्ड एनिमल क्यूल। ठीक है, इनको बोला था वाइल्ड एनिमल क्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि ये क्या है, ये लिविंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसको नाम दिया था इन्होंने, तो इन्होंने नाम दिया था इसको वाइल्ड एनिमल क्यूल। क्लियर है भाई।
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले अगर बात करें तो डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, और 1674 ईस्वी में इन्होंने बताया था। और ये डिस्कवर कहाँ किया था तो बताएंगे रेन वाटर में, और उनको नाम दिया था वाइल्ड एनिमल क्यूल। क्लियर है। और ये बैक्टीरिया की अगर बात करें, सॉरी ये क्या थे, तो ये एक बैसिलस बैक्टीरिया थे, आप आगे पढ़ोगे है ना। तो ये क्या थे, ये जो एनिमल क्यूल थे दे आर बैसिलस बैक्टीरिया विच आर रॉड लाइक, ठीक है, या फिर रॉड शेप्ड कह सकते हो, शेप, रॉड के शेप के आकार के थे। और ये क्या कहलाए, तो इन्हीं को बैसिलस, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, ये बैसिलस बैक्टीरिया थे जो कि क्या थे, रॉड लाइक आपको देखने को मिले थे। क्लियर है भाई। चलिए और आगे बढ़ें, कुछ इनकी अलग डिस्कवरी है ये भी देख लीजिए, है ना। और इनकी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की और भी बहुत सारी क्या है, तो बहुत सारी डिस्कवरी हैं। हिज अदर डिस्कवरीज में इन्होंने आरबीसी की डिस्कवरी भी की थी, ठीक है, आरबीसी की डिस्कवरी की थी। रेड ब्लड काप्सल्स जो है उनके बारे में बताया था। डिस्कवरी ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म जो आप पढ़ते हो वो भी इन्हीं के द्वारा बताया गया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का बहुत जगह नाम आता है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ ईस्ट, ईस्ट फर्मेंटेशन आप पढ़ते हो, इसकी भी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। डिस्कवरी पॉली एम्ब्रियोनी इन सिट्रस, सिट्रस में क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी को इन्होंने ही बताया था। और ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट में क्या है, नोट कर लीजिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया था, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और सबसे पहले जो लिविंग सेल इन्होंने देखी वो भी क्या थी, एक बैक्टीरियल सेल थी, उसी को इन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल। क्लियर है। चलो तो ये क्या है, ये ध्यान रखेंगे। एक चीज और इसके बारे में लिख लीजिए, एक चीज इनकी बुक के बारे में लिख लीजिए, इनकी बुक का नाम लिख लीजिए, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक कौन सी थी, इसकी बात करते हैं। चलो फटाफट से बता दो भाई, चलिए बताइए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक कौन सी थी, सभी लोग कमेंट करिए। चलिए निकिता गुप्ता जी, अंजू जी, चलो बताओ भाई कौन सी बुक थी इनकी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक के बारे में फटाफट से बताइए, कमेंट करिए सभी लोग, कौन सी बुक थी इनकी। तो कहेंगे इनकी बुक थी द सीक्रेट ऑफ द नेचर, ठीक है, बहुत क्या है पूछी जाती है। सीक्रेट ऑफ द नेचर, ठीक है, सीक्रेट ऑफ द नेचर, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छे, सभी का जवाब आ रहा है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, हाँ, सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर, ये किसकी बुक थी, तो ये बहुत पूछा जाता है, ये बताएंगे किसकी बुक थी, बताएंगे ये थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक। क्लियर है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्या थे, इतने इंपॉर्टेंट इनके बारे में पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। चलिए क्लियर भाई। चलो अब कुछ चीजें आती हैं, अब कुछ चीजें आती हैं जिसकी हम बात करते हैं। चलिए अब कुछ चीजें आती हैं कि सेल की तो बात हो गई, लेकिन सेल में अब बताना है कि कौन सी ऐसी सेल थी जो क्या थी, जो सबसे छोटी होती हैं और क्या है जो सबसे बड़ी होती हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले विदाउट सेल वॉल, ऐसी सेल जो जिसमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है ना, स्मॉलेस्ट सेल, ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है, तो उसकी बात करेंगे। चलिए भाई कमेंट करिए कौन सी ऐसी सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं देखने को मिलता है, स्मॉलेस्ट सेल की कैटेगरी में आती है, तो ये कहेंगे ये सेल है कौन सी। चलो भाई विदाउट सेल वॉल की अगर बात करें तो ये कहेंगे कौन सी सेल है, इसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, है ना। कौन सी सेल है, माइकोप्लाज्मा,
इसमें आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है पूरे एनिमल जगत में, है ना। पूरे क्या है, पूरे के पूरे एनिमल जगत में सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी है, तो कहेंगे माइकोप्लाज्मा। और इसी को एक नाम और दिया जाता है PPLO, है ना। चलो क्या कहा जाता है, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, इन्हीं को PPLO के नाम से जाना जाता है, जिनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल होती है, विदाउट सेल वॉल होती है, और ये भाई इतने जिद्दी स्वभाव के हैं, एक तरह से इनको समझ लेते हैं, है ना। इतने जिद्दी हैं, ये कहते हैं कि तुम हमको कहीं पर भी छोड़ दो, है ना, तुम हमको एसिड में छोड़ दो, है ना, तुम हमको क्या है एकदम सलाइन एरिया जहाँ पे नमक ही नमक पड़ा है, नमक से सोचो बॉडी गल जाती है, ये कहते हैं हम तब भी वहां पर सरवाइव कर लेंगे, तुम हमको छोड़ दो। इवन विदाउट ऑक्सीजन भी कहते हैं कि भैया तुम हमको विदाउट ऑक्सीजन भी छोड़ दो, तब भी हम क्या है जिंदा रह लेंगे। तो ये मतलब ऐसे हैं कि हमको रहना ही रहना है। बहुत बढ़िया अंजू त्रिपाठी जी, बहुत अंजू, हाँ अंजू राठी, ओके बहुत अच्छे। हाँ, इनको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए आकांक्षा चौधरी जी, स्वागत है बेटा। चलो तो ये बताएंगे कि इनको क्या कहा जाता है, हाँ जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं। और ये क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते हैं, है ना। अभी आगे हम जब आर्की बैक्टीरिया में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पढ़ते हो, जैसे थर्मोएसिडोफिल्स पढ़ते हैं, है ना, सलाइन एरिया में हेलोफाइल्स पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। चले भाई आगे लिख लेते हैं कुछ और चीजें। माइकोप्लाज्मा इनको कहा जाता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये लिख लो फुल फॉर्म भी इसका, है ना। ये क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे ये हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है भाई, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे छोटे होते हैं, क्लियर है, स्मॉलेस्ट होते हैं, और बहुत अच्छे। इनको एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो दे आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहलाते हैं, तो आपने जो अभी बताया, इनको कहा जाता है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के जोकर भी कहलाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है भाई, है ना। क्वेश्चन देखो जो पूछे जाते हैं जिस आधार पर, तो वैसे ही आपको बताया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है, माइक्रोबायोलॉजी के क्या है, जोकर कहलाते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट सेल होती है, और ये बताएंगे कि पूरे के पूरे एनिमल जगत में अगर विदाउट सेल वॉल की अगर बात करते हो तो माइकोप्लाज्मा, ये से इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा जो सेल है वो कौन सा है पूरे के पूरे एनिमल जगत में, तो बताएंगे वो आपका माइकोप्लाज्मा ही हो जाएगा, जिसको PPLO भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये होते कितने हैं अगर इनकी बात कर लें तो ये 1 माइक्रोमीटर के 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास के होते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये भी ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो कहेंगे 1 माइक्रोमीटर के आसपास के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विथ सेल वॉल, उसके बाद आते हैं विथ सेल वॉल। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये होते हैं लगभग कितने होते हैं, 0.15 माइक्रोमीटर के आसपास के होते हैं। सबसे छोटे तो हमने पढ़ लिए माइकोप्लाज्मा, उसके बाद अगर बात करें तो 1.5 माइक्रोमीटर का होता है, और इनको कहा जाता है, ये कौन से हैं, चलो भाई इसको भी लिख लेते हैं, तो ये कौन से हैं, चलिए अच्छा बताइए। विथ सेल वॉल सबसे छोटा जो सेल सबसे छोटी जो सेल है वो विथ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है, चलिए फटाफट से बताइए भाई, कमेंट करिए, पता है कौन सी है विथ सेल वॉल। उसके बाद आपको बताना है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन में जो सबसे छोटी सेल होती है, और स्मॉलेस्ट प्लांट सेल भी बतानी है, तो फटाफट से चलो बता देंगे, चलिए फटाफट से बता देंगे। तो यहाँ पर विथ सेल वॉल अगर बात करें तो ये कौन सी है, ये बताएंगे
सिंटर्स करके आती है एक सेल, ठीक है, ये लिख लीजिए। डायलिस्टर, न्यूमो, डायलिस्टर, न्यूमो चलिए, डायलिस्टर, न्यूमो, सेंटर्स करके, ठीक है। ये जो क्या है, सेल वॉल के साथ होती है, डायलिस्टर, न्यूमो, सेंटर्स, ये सेल वॉल है जो कि क्या है, तो ये बताएंगे सेल वॉल के साथ आपको लिखनी है, डायलिस्टर, सेंटर्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट बताएंगे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमंस के बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स में फटाफट से कमेंट करिए। हाँ जी निकिता गुप्ता जी बहुत अच्छे। चलिए इस ह्यूमन बींग्स में बताइए फटाफट से स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमंस। चलो पढ़ा है आपने, है ना, ये कौन सी है तो कहेंगे ये है स्पर्म सेल, स्पर्म, क्यों भाई स्पर्म सेल। और ये कितनी होती है, इसका अगर डायमीटर पूछा जाए आपसे कितना होता है, डायमीटर फटाफट से बता दो भाई, डायमीटर है ना, इसका डायमीटर भी पूछा जाता है तो बताएंगे। स्पर्म सेल होती है और ये 3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर के आसपास की होती है, कितनी तो बताएंगे 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के आसपास ये आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्मॉलेस्ट प्लांट सेल बता दीजिए फटाफट से, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल तो बताएंगे ये है माइक्रोसिस्टिक, माइक्रोसिस्टिस एल्गी, है ना, ये कौन सी है प्लांट सेल में अगर बात करेंगे तो बताएंगे ये कौन सी है, तो ये बताएंगे ये है माइक्रोसिस्टिस एल्गी है एक, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस एल्गी, ये ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल की कैटेगरी में आती है। और इसका डायमीटर ध्यान रखेंगे, सॉरी इसका अगर बात करें ये कौन सी एल्गी है ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, तो ये बताएंगे बीजीए का मेंबर है, बीजीए जिसको कहा जाता है, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, या इसी को क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे सबसे छोटी जो प्लांट सेल की कैटेगरी में आती है दैट इज द माइक्रोसिस्टिस एल्गी, जिसको कहा जाता है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट सेल में हो गई, विदाउट सेल वॉल, उसके बाद विथ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स और स्मॉलेस्ट प्लांट सेल, इतने आपको चीजें याद रखनी है। अब आगे बढ़ेंगे और लार्जेस्ट सेल में आ जाते हैं, है ना, लार्जेस्ट सेल ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में सबसे बड़ी जो सेल है वो कौन सी है। चलो भाई लार्जेस्ट सेल ऑफ होल बायोस्फीयर, सारे के सारे पूरे के पूरे बायोस्फीयर में सबसे बड़ी सेल कौन सी है फटाफट से बताएंगे। उसके बाद बताएंगे लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स और लार्जेस्ट सेल ऑफ प्लांट्स, इतनी ही चीजें आपको बतानी है, इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। चलिए अच्छा बताएंगे लार्जेस्ट सेल ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में अगर बात करें कि सबसे बड़ी जो सेल होती है वो कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग, है ना, कौन सी है तो बताएंगे ये होती है कौन सी, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना भाई, लिख लेते हैं हिंदी में भी क्या होती है, ये कहेंगे शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ी सेल होती है ये, है ना, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी सेल होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, पूरा पूरा पूरी की पूरी अगर बात करो पूरे के पूरे होल बायोस्फीयर में ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसका डायमीटर होता है, डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 150 माइक्रोमीटर से लेके क्या है 150 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक का होता है, ये लगभग कितना होता है 150 है ना। चलो लिख लो भाई, लार्जेस्ट
लार्जेस्ट क्या है? ऑस्ट्रिच एग। होल बायोस्फीयर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, माइक्रोमीटर ही है ना? ये माइक्रोमीटर ही है या फिर नैनोमीटर है, बताइए एक बार। माइक्रोमीटर ही होगा आई थिंक, है ना? चलो यहाँ पे माइक्रोमीटर ही लिख लो भाई। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई, है ना? 150 नैनोमीटर होता है या फिर चलो इसको कंफर्म कर लेते हैं। चलो ये 6 से 7 इंच क्या है, 15 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 इंच क्या है, वाइड होता है। हम्म, एम एम होगा मैम। चलो देख ले रहे हैं भाई, है ना? डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। 170। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 150 mm से लेके क्या होता है, 200 के आसपास का होता है, एम ही होगा। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ इसमें लिख लीजिए क्या है, एम, है ना? ये डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए लिख लीजिए भाई, एम ही होगा इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट आप बताओगे। नेक्स्ट बताना है लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम में बताना है। एनिमल किंगडम में बताना है कौन सा सबसे बड़ा क्या है, आपको सेल देखने को मिलता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम। चलो फटाफट से बताएंगे। अच्छा चलिए। अच्छा, एक आप प्रोटोथीरियंस होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये कौन से हैं तो बताएंगे। ये हैं एग ऑफ प्रोटोथीरियंस। मोनोट्रेमेट्स के अंदर आते हैं, है ना? किसके ग्रुप में आते हैं तो बताएंगे। ये मोनोट्रेमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट एनिमल किंगडम में अगर बात करें, है ना, लार्जेस्ट एनिमल किंगडम बात, एक ऑफ प्रोटोथीरियंस हैं जो मोनोट्रेमेटा के अंतर्गत आते हैं, एग लेइंग मैमल कहलाते हैं, है ना? ये क्या कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं, चलिए ये कहलाते हैं एग लेइंग, अंडे देने वाले मैमल्स जो होते हैं। एग्जाम्पल बता दो फटाफट से एक, है ना? अंडे देने वाले मैमल्स का एक एग्जाम्पल बता दो फटाफट से। चलिए भाई फटाफट से एक एग्जाम्पल बता दीजिए। प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस, हाँ, और बताएंगे इसका एग्जाम्पल। एग लेइंग मैमल का एक एग्जाम्पल बता दीजिए, है ना? जैसे कि बात कर लो कौन भाई तो कहेंगे प्लेटिपस, है ना? प्लेटिपस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो कौन सी है? चलिए लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, स्मॉलेस्ट सेल आप पढ़ते हो तो ये स्पर्म होती है, और लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में होती है ओवम, जिसको क्या है, अंडाणु कहा जाता है। ओवम सबसे बड़ी सेल होती है पूरे ह्यूमन बॉडी में। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है तो कहेंगे ये होता है एग, या फिर इसी को ओवम कहा जाता है, इसी को एग भी कहा जाता है। लिख लो भाई यहाँ पर साइड में, है ना? एग या फिर इसी को ओवम भी कहा जाता है। चलिए लार्जेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? प्लांट्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है तो ये बताएंगे। ये सेल है कौन सी? ये सेल कहलाती है एसिटाबुलेरिया। कौन सी है? इसको कहा जाता है, चलो भाई ये कहलाती है एसिटा, चलो एसिटाबुलेरिया। आगे लिख लेते हैं कुछ और पॉइंट इससे रिलेटेड।
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जो सेल है प्लांट सेल में वो कौन सी है? एसिटाबुलेरिया। अम्बल लाइक प्लांट होता है ना, अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है, अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है। और ये बताते हैं, इसमें कुछ चीजें लिख लेते हैं, है ना, एसिटाबुलेरिया के बारे में। चलो इसके बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। ये क्या है? सबसे पहले ये दिखाई कैसे देता है? तो अम्बेल लाइक, है ना, अम्बेल लाइक, अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है। अम्ब्रेला समझते हैं ना, छाता। उसके अलावा बताएंगे यूनिसेलुलर है ये, ठीक। कैसा है तो बताएंगे ये है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। पाई कहां पर जाती है? तो कहेंगे पाई जाती है फाउंड इन मैराइन वाटर, समुद्री जल पे पाई जाती है, ठीक है, मैराइन वाटर। उसके अलावा और कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे कि चलिए क्या है? अम्बल लाइक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, उसके अलावा मेराइन ग्रीन एल्गी है। और ध्यान रखेंगे इसमें क्या है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स पाया जाता है, ठीक है। और इसको क्या है? एक्सपेरिमेंटल की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है? सबसे पहले कहेंगे इसको काफी जगह एक्सपेरिमेंटल की तरह यूज किया जाता है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंटल में नाम आता है एक हैमरलिंक्स एक्सपेरिमेंट का, ठीक। हैमरलिंक्स एक्सपेरिमेंट में इसका यूज आता है, तो ये भी लिख लो भाई, हैमरलिंक्स एक्सपेरिमेंट। और इसमें बात आती है तो बताएंगे इसमें क्या है? इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका मापा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो भाई लिख लो क्या है? न्यूक्लियो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, हाँ, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा एस्टाबुलेरिया के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको नोट कर लेने हैं। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़े। अब आ जाते हैं लॉन्गेस्ट सेल पे। लेंथ के आधार पर अगर बात करते हैं, लॉन्गेस्ट सेल पे बात कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल जो एनिमल्स और प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है। चलो भाई फटाफट से बताएंगे, है ना, एनिमल्स और प्लांट्स में बताएंगे जो आपको देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई थी डायमीटर के आधार पर, ठीक है, ये तो बात हमने कर ली डायमीटर के आधार पर। अब हम बताएंगे लॉन्गेस्ट सेल लेंथ के आधार पर, लॉन्गेस्ट सेल लेंथ के आधार पर। चलिए तो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बता देंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद सेल थियरी की बात करते हैं। चलिए एनिमल्स में सबसे पहले बताएंगे जो लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, बताइए भाई लॉन्गेस्ट सेल एनिमल्स में। तो बताएंगे मैम ये होती है नर्व सेल, है ना, क्या होती है? चलिए आइए एनिमल्स में बताएंगे सबसे ज्यादा लंबी जो सेल होती है वो कौन सी होती है? तो ये होती है नर्व सेल। लंबाई होती है इसके 90 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल सेल। और वो लेंथ के आधार पर तो कहेंगे ये होती है नर्व सेल जिसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर के आसपास। और ये फैली कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू टो ऑफ ह्यूमन, है ना, मतलब सर से पांव तक। स्पाइनल कॉर्ड क्या है हमारा, यहां से शुरू होता है सर से, और क्या है पांव तक, पैर का जो अंगूठा है वहां तक ये फैली हुई होती है, ठीक।
तो ये आप लॉन्गेस्ट सेल एनिमल्स में लिख लीजिए नर्व सेल, जिसकी लंबाई होती है लगभग 90 सेंटीमीटर। और चलिए प्लांट्स में बताएंगे, प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल लेंथ के आधार पर बताएंगे तो ये 55 सेंटीमीटर होती है। इनको कहा जाता है रेमी फाइबर्स। ये कौन से होते हैं ये भी लिख लीजिए। तो ये हैं, ये कहलाते हैं कौन से, रेमी। चलो भाई, रेमी फाइबर्स, इनके लंबाई की बात करते हैं तो ये लगभग होते हैं कितने, 55 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। ठीक है, रेमी फाइबर्स 55 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। लार्जेस्ट प्लांट सेल में आप लार्जेस्ट प्लांट जो कि लेंथ के आधार पर पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है रेमी फाइबर्स जो कि हैं, और ये 55 सेंटीमीटर के लगभग देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, 55 सेंटीमीटर। चलिए चीज आती है यहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात होती है। सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली हमने, है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात आती है। वैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे तो एक नाम आता है इसमें, है ना, वो आते हैं रॉबर्ट, कौन, तो रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है इसमें। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या है, न्यूक्लियस की खोज की थी, और सन कौन से सन में बताया था, 1831 में। 1831 में इन्होंने बताया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर लिख लीजिए। इन्होंने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, कंफ्यूज मत होइएगा, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। ये बताया इसलिए है यहाँ पर क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी सेल की, कौन सी सेल, डेड सेल, है ना, कॉर्क सेल, और रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था न्यूक्लियस के बारे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, तो ये आज के लिए था आपका, यहाँ तक रखते हैं। बाकी इसके बाद हम सेल थियरी की बात करने वाले हैं, है ना। तो सेल थियरी में आपका लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और बाकी कल हम देखेंगे इसके आगे और सेल थियरी की बात करेंगे। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेल थियरी में फिर जो अपवाद विवाद हुए थे उनकी बात करेंगे, कौन सी सेल थियरी कैसे मान्य हुई थी, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग कल देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपको पता है प्रतिष्ठा बैच आपका चल रहा है। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी के लिए भी आपका ये प्रतिष्ठा बैच चल रहा है। फीस मात्र और मात्र आपकी 1800 रुपए है। आप अधिक जानकारी के लिए ये नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9455496001 या फिर 6008। यहाँ पर आप कॉल करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका पीजीटी और जीआईसी के लिए प्रतिष्ठा बैच स्पेशली 1800 रुपए में केवल और केवल मिल रहा है, और टीजीटी के लिए आपका ये बैच मिल रहा है, एलटी टीजीटी के लिए ये आपका बैच मिल रहा है, प्रतिष्ठा बैच ही केवल और केवल मात्र और 1400 रुपए में। ठीक है, तो ये आप अगर लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल करिए और ज्वाइन करिए हमें अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। बाकी आपको पता है टेलीग्राम चैनल की बात होती है, तो भैया टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको दे रहे हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे जो भी आपकी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। फिलहाल अभी पेड वाले बैच की बात करें तो पेड वाले बच्चे जो हैं अभी जो ये क्लासेस जा रही हैं ये तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी अनलिस्टेड क्लासेस होंगी उन सब के पीडीएफ आपको बैच में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। बैच में ही क्लासेस जाएंगी और बैच में ही आपके पीडीएफ भी जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखिए। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जाके क्या है ज्वाइन कर सकते हो। द स्मार्ट विजन क्लासेस करके हमारा ऐप है, यहाँ पर जाइए और ज्वाइन करिए। चले, तो ये आपको देख लेना है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। कल हम पढ़ेंगे सेल थियरी के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हम शायद मंडे या ट्यूसडे को एक चीज ध्यान रखेंगे, मंडे या ट्यूसडे में हम लोग मैराथन करेंगे आपका जो एलटी वाला एग्जाम है उसके लिए। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। पूरा का पूरा सिलेबस अभी से बताया जा रहा है ताकि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लें। फुल सिलेबस के आधार पर मैं मैराथन आपकी लाने वाली हूँ, और
बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह आपके संडे के बाद किसी भी दिन हो सकता है, एक क्लास या 2 क्लास में उसको कवर करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ देनी थी, तो ध्यान रखिएगा। आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा जो आपको अभी पता है 17 जनवरी की है आपकी, तो उसके लिए तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पूरा का पूरा सिलेबस के आधार पर वो बना रहे हैं और उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो जुड़ना मत भूलिएगा, वो आपको अपडेट दे दी जाएगी। फिलहाल आपकी ये बैचेस वाली क्लासेस जो चल रही हैं वही अभी कल या परसों में भी चलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।